हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग साइंस पेडागोजी का जो टॉपिक 1 है उसका लास्ट पार्ट देखेंगे और फिर हमारा टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको जो है टॉपिक 1 में प्रकृति क्या है, विज्ञान की संरचना क्या है, विज्ञान जो है उसमें कौन कौन सी जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आज वीडियो में हम देखेंगे कि वैज्ञानिक विधि जो है वो क्या होती है, यानी किस तरीके से अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आपको वो कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है और फिर उस समस्या का जो है वो हमें हल निकालना है। क्या वो वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है, जिसको अपना के हम एक वैज्ञानिक की तरह जो है वो सोच सकते हैं और समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधि जो है वो क्या करना है, हमें बच्चों के अंदर उसको डेवलप करना है कि वो किसी भी समस्या को जो है वो कैसे देखें, एक वैज्ञानिक की तरह देखें और ये जो वैज्ञानिक विधि के जो चरण हैं उनको ध्यान में रखते हुए उस समस्या का समाधान को खोजें। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि समस्या को वैज्ञानिक ढंग से सुलझाने की विधि है। ठीक है, एक बार शिक्षार्थी को इस विधि में प्रशिक्षण मिल जाए तो वे सभी समस्या को उसी ढंग से हल कर लेंगे, चाहे वे उसे बिल्कुल अभिज्ञान हो। यानी कि अगर हमने मान लिया बच्चे हैं आपके क्लास के और उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स हमने रखी और उनके सामने वो प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही ना हो या उनके सामने वो कभी प्रॉब्लम आई ना हो, उन्होंने फेस ही ना की हो, लेकिन अगर आपने उनको वैज्ञानिक विधि जो है वो सिखाई है, किसी समस्या को हल करने का मेथड बताया है साइंटिफिक, तो वो उसके सामने कैसी भी समस्या आप रख लो, आप क्या है वो उसको उसका हल जो है वो निकालने का प्रयत्न कर ही लेंगे। तो वैज्ञानिक विधि के क्या चरण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया भी है, वैज्ञानिक विधि के चरण। ठीक है, तो स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि में मुख्यतः निम्न चरण अपनाए जाते हैं। तो यह टोटल जो है वैज्ञानिक विधि जो है उसमें 9 स्टेप हैं, लेकिन उनको कंबाइन, कुछ स्टेप्स को कंबाइन करके टोटल 5 स्टेप बताए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिनको आपको याद रखना ही है, तो उनको मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम ये जो पूरे 9 स्टेप्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला है समस्या को महसूस करना, सेंसिंग द प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं कि समस्या की पहचान करना। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां प्रदान करें कि शिक्षार्थी को कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता महसूस हो। तो समस्या को महसूस करने का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो बच्चे के सामने कोई सिचुएशन है, वो इसको समझे कि हाँ भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम वो को पहचानेगा, समझेगा, तभी तो वो उसका हल निकालने की कोशिश करेगा ना। तो आपको बच्चे के सामने ऐसी परिस्थितियां प्रदान करनी है ताकि वो क्या करे कि ये महसूस करे कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। वे शिक्षार्थी के लिए चिंतनशील सोच व तर्क के आधार पर हल होने वाली समस्या बन जाएं। और दूसरी बात है कि आपको समस्या जो है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी जो भी बच्चे के सामने परिस्थितियां हैं उससे क्या है, बच्चे के अंदर कैसी समस्या उत्पन्न होनी चाहिए, चिंतनशील और तर्क के आधार पर उनको वो हल कर सके, ऐसी समस्याएं हों। ठीक है, ताकि क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लॉजिकल थिंकिंग या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, अप्रोच है, उसको अप्लाई कर सकें। तीसरी बात ध्यान रखनी है आपको कि समस्या शिक्षार्थी की आवश्यकता, क्षमताओं व वृद्धि के अनुसार होनी चाहिए। यानी आप जो भी समस्या बच्चे के सामने रख रहे हैं वो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 5th क्लास का बच्चा है और 10th क्लास के लेवल की समस्या उसके सामने रखी है ना, तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, क्षमता के अनुसार होनी चाहिए और वृद्धि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे बुद्धि होगा, ठीक है, बुद्धि के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद है समस्या को परिभाषित करना। सेकंड स्टेप है हमारा समस्या को परिभाषित करना, डिफाइन द प्रॉब्लम। शिक्षक शिक्षार्थी को कहे कि वे अपने अवलोकन के आधार पर समस्या को परिभाषित करें और चर्चा के लिए प्रस्तुत करें। यानी क्या करें, हमें फिर बताना, जैसे समस्या ने महसूस करी, बच्चों ने समस्या है इस, ये जो हमारे सामने, क्या आप कोई प्रयोग करके दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप क्या पानी उबाल के दिखा सकते हो बच्चों को और फिर बच्चों से आप बोलो कि क्या कहते हैं पानी, उसको ढक दो। फिर आप बोलो कि बच्चों से कि ये पानी जो है हमने ढक दिया तो ये ढक्कन ऐसे हिल के ऊपर जो है वो हिल क्यों रहा है। ठीक है, या भाप
बन के क्यों आ रही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से आप प्रयोग करो तो बच्चे फिर उस पे समस्या ढूँढेंगे कि हाँ, ये जो ढक्कन है हिल क्यों रहा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसको परिभाषित करवाना है। परिभाषित करने का मतलब बच्चे ने जो भी अवलोकन किया है, जो भी ऑब्ज़र्व किया है, उसके आधार पर वो समस्या को परिभाषित करेगा कि हाँ, ये कारण हो सकता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर वो क्या है, चर्चा करने के लिए अपने अलग-अलग कारण देंगे सब लोग और उस पे फिर डिस्कशन होगा। थर्ड होगा समस्या का विश्लेषण, यानी जो समस्या आई है उसकी क्या की जाएगी, फिर एनालिसिस की जाएगी। शिक्षार्थी अब कुछ संकेत शब्द ढूंढते हैं जो समस्या के अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रस्तुत करेंगे। अब सब क्या है, बहुत सारे शिक्षार्थी सबने अपने अलग अलग कारण बताए कि इस वजह से हो सकता है, इस वजह से हो सकता है। अब उन सब में क्या करेंगे, फिर हम कुछ सांकेतिक शब्द ढूंढेंगे जो हमें लगेगा कि ज़्यादा जो है लोगों के विचारों से मेल खा रहा है, तो लगेगा ये कीवर्ड है। उस कीवर्ड को ध्यान में रखकर फिर हम सुराग को प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है आंकड़े एकत्र करना। अब जब हमारे सामने कीवर्ड आ गया है, कुछ प्रश्न आ गए हैं, तो हम उनको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आंकड़ों को फिर एकत्र करेंगे उससे रिलेटेड। शिक्षक समस्या समाधान हेतु संदर्भ सुझाता है। शिक्षार्थी इन संदर्भों के माध्यम से अपनी समस्या से संबंधित प्रमाण एकत्र करते हैं और जो प्रमाण हैं उनको प्रस्तुत करने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो मॉडल के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर उनके माइंड में आया है कि जो ढक्कन है वो इस वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो भी उनके माइंड में थॉट है तो वो अपने प्रयोग को मॉडल के द्वारा बता सकते हैं, चित्र के द्वारा, किसी भ्रमण के द्वारा या पाठ्यपुस्तक में जो बातें हैं उनके द्वारा वो समझा सकते हैं अपने दिए गए विचारों को। फिर फिफ्थ स्टेप आता है आंकड़ों का अर्थ निकालना। अब जब उनने आंकड़े एकत्र कर लिए, ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण और कठिन चरण है और इसमें चिंतनशील सोच की आवश्यकता है। उन आंकड़ों का हम अर्थ निकालेंगे। हमने कुछ एविडेंस कलेक्ट कर लिए, ठीक है, कि हमें उससे रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, हमारी जो भी समस्या थी उससे रिलेटेड हमें सामने चीज़ें मिली, उनको हमने इकट्ठे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उन पे चिंतनशील कार्य करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे और फिर अर्थ निकालेंगे कि जो हमें प्रमाण मिले हैं उनके क्या अर्थ हैं। छात्र आंकड़ों का समानता व विभिन्नता के अनुसार वर्गीकरण करते हैं, यानी कि सारे छात्र आंकड़े लाएंगे, प्रमाण लाएंगे, तो जिनमें समानता होगी, जो हमें आंकड़े एक जैसे लगेंगे उन्हें हम एक तरफ करेंगे और जो हमें असमान लगेंगे हम उन्हें अलग करेंगे। और फिर प्रश्नों के अनुसार परीक्षण हेतु प्रयोग चुनती, यानी अब जो प्रश्न किए गए, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग प्रश्न किए, ठीक है, अलग अलग विचार दिए, तो उनके आधार पर फिर इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है परिकल्पना का विकास, ठीक है, परिकल्पना का फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब क्या किया जाएगा, फिर हाइपोथेसिस जो है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। आंकड़ों का अर्थ निकालकर और उन्हें व्यवस्थित करने के बाद छात्रों से कहा जा सकता है कि वे दिए गए प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। अब क्या है, अब जो प्रमाण आ गए हैं हमने छांट भी लिए, जो वो प्रमाण छांट लिए जो कि ज़्यादा जो हमारी समस्या उससे रिलेटेड हैं, ठीक है, मैच खाते हैं। अब उन आंकड़ों के आधार पर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप कोई निष्कर्ष निकालो। फिर निष्कर्षों का परीक्षण करने के लिए फिर हम तरीके सुझाएंगे, ठीक है, तो निष्कर्ष निकालेंगे और फिर निष्कर्ष का परीक्षण करने के लिए अलग अलग तरीके देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव व परीक्षण। अब क्या है, सारे बच्चे अपने अलग अलग परिकल्पनाएं देंगे आंकड़ों के आधार पर, है ना, उसमें से हम सबसे बेस्ट जो परिकल्पना होगी उसको का चुनाव करेंगे। यानी जिस बच्चे ने सबसे अच्छा तरीका बताया होगा कि जो ढक्कन है वो ऊपर की तरफ कैसे हो रहा है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि भाप की वजह से, जो पानी जो है भाप बन के उठ रहा है उसकी वजह से, उसके दाब की वजह से, तो वो सबसे क्या अच्छा तरीका हो गया, ठीक है, तो उसका हम चुनाव कर लेंगे और फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे हम। छात्र चर्चा करके या प्रयोगों द्वारा सबसे उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव कर सकते हैं और चुनी हुई परिकल्पना का प्रयोग द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने मान लिया भाप इस पे किया, अब उसको हमारी जो परिकल्पना बनाई है हमने कि भाप की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस परिकल्पना को हम किसी और दूसरे तरीके पे भी हम परीक्षण कर सकते हैं, पुनः परीक्षण उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण। अब हमने जब ये परीक्षण किया उसका फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे और फिर उसको सामान्यीकरण करेंगे।
वास्तव में स्वीकृत परिकल्पना ही निष्कर्ष है। ठीक है, तो निष्कर्ष निकालना क्या है? निष्कर्ष वैसे देखा जाए तो जो जो परिकल्पना हमने स्वीकार कर ली है वही क्या है, हमारा निष्कर्ष है, वही हमारा रिजल्ट है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी परिकल्पनाएं थी लेकिन हमने एक को सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट थी। बिल्कुल जो हमारा प्रयोग था या हमारे सामने समस्या थी उसके लिए पूरी तरह से अप्रोप्रिएट थी, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। तो जो स्वीकार परिकल्पना वो वास्तव में क्या है? निष्कर्ष है। फिर भी निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ प्रदर्शन किए जाते हैं। अब सामान्यीकरण करने के लिए किया जाता है क्या? सामान्यीकरण करने के लिए एक साथ कई प्रयोग किए जा सकते हैं और जिनका परिमाण वही हो जो हमने निष्कर्ष निकाला। तो सामान्यीकरण कैसे किया जाएगा कि जो हमने निष्कर्ष निकाला यानी जिस परिकल्पना को हमने स्वीकृत कर लिया है उस परिकल्पना को हम डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे अगर सबके जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है तो इसका मतलब हमारी जो स्वीकार की गई परिकल्पना है वो कैसी है? बिल्कुल सही है कि भाप के द्वारा ही जो है, भाप की वजह से वो ढक्कन ऊपर हो रहा था। तो फिर हम क्या उसको सामान्यीकरण करेंगे इस प्रकार से। और लास्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा सामान्यीकरण का नई परिस्थिति में प्रयोग। अब हमने ये जो हमारा सामान्यीकरण था अब हम उसका नई कंडीशन पे प्रयोग करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ जनरलाइजेशन टू न्यू सिचुएशन। छात्रों को चाहिए कि वे सामान्यीकरण का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करें और इससे कक्षा की परिस्थितियों व वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में दूरी कम होगी। तो अब हम क्या बोल देंगे, जब हमने निष्कर्ष निकाल लिया, सब कुछ रीज़न निकाल लिया, तो हम बच्चों को बोलेंगे कि अब आप अपने घर में भी ऐसी चीज़ें देखना जिसमें आप इसको जो है इसका प्रयोग करके देख सको। ठीक है, तो ये होगा हमारा पूरा वैज्ञानिक विधि। तो अगर हम ओवरऑल देखें 9 स्टेप्स को तो मेनली इसमें जो है वो 5 स्टेप होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है हमारा समस्या को परिभाषित करना या पहचानना। यानी सबसे पहले तो हम समझें ही कि हमारे सामने जो सिचुएशन है उसमें एक समस्या क्या है। दूसरा स्टेप आता है समस्या के लिए परिकल्पना बनाएं। यानी फिर हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रमाण एकत्र करके परिकल्पना का परीक्षण करें। अब जो भी हमने परिकल्पना को स्वीकार किया या बनाया उसके हिसाब से हम परिमाण एकत्र करेंगे, एविडेंसेस लाएंगे और फिर उनका परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया समस्या की पहचान करना, फिर परिकल्पना को बनाना, फिर परिकल्पना का परीक्षण करना। ठीक है, नहीं, परिकल्पना बनाना, फिर प्रमाण एकत्र करना और उसके बाद क्या हमें परीक्षण करना है। उसके बाद आता है अर्थपूर्ण तरीके का पता लगाकर निष्कर्ष निकालना। जब हम परीक्षण कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है कि हमारी जो परिकल्पना वो बिल्कुल सही है कि नहीं। और लास्ट स्टेप होता है निष्कर्ष निकाले गए प्रमाणों के आधार पर हम उसका प्रयोग नई परिस्थितियों में करेंगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप ओवरऑल होते हैं। बाकी 8 स्टेप, तो मेनली स्टेप्स के नाम आपको पता है होने चाहिए। क्या सबसे पहले कौन सा स्टेप है, जो सीरीज़ है इसका जो क्रम है वो पता होना चाहिए आपको, और हर एक स्टेप का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में कल आपको बताऊँगी नेक्स्ट टॉपिक। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।